मनोज कुमार जी के जीएस स्टडी केंद्र के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। प्रधान शिक्षक परीक्षा में पूछे जाने वाले डीएलएड से संबंधित क्वेश्चन को इस वीडियो में देखेंगे। इसमें होगा क्या, बुद्धि मापन एवं परीक्षण से संबंधित क्वेश्चन होगा। चैप्टर का नाम है बुद्धि मापन एवं परीक्षण, यानी इंटेलिजेंस मेजरमेंट एंड टेस्ट। तो देखते हैं, इसका पहला क्वेश्चन है कि मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था। मतलब मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया था? तो बीने साइमन ने दिया था। बीने साइमन ने मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था। इसका व्याख्या में है कि फ्रांस के अल्फ्रेड बीने को बुद्धि मापन का प्रवर्तक माना जाता है, जिन्होंने साइमन के सहयोग से वर्ष 1905 में प्रथम सफल बुद्धि परीक्षण किया। इसलिए इसे वर्ष 1905 को बीने साइमन बुद्धि परीक्षण कहा गया था। मानसिक आयु का प्रत्यय सर्वप्रथम बीने साइमन द्वारा दिया गया था, जिसके द्वारा बालक या व्यक्ति के सामान्य मानसिक योग्यता बताई जाती है। अगला है, मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किया, वही बीने साइमन ने। आगे है, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? तो अल्फ्रेड बीने ने। आधार आयु निम्न में से किसके मापन से संबंधित है? तो है बुद्धि के मापन से। आधार आयु जो है निम्न में से किसके मापन से संबंधित है? तो बुद्धि के मापन से संबंधित है। आधार आयु बुद्धि के मापन से संबंधित है। आधार आयु का संप्रत्यय जर्मन वैज्ञानिक स्टर्न द्वारा वर्ष 1912 में दिया गया था। अगला है, बुद्धि लब्धि संप्रत्यय विकसित किया किसने किया? तो इसका आंसर सी है, टर्मन ने बुद्धि लब्धि संप्रत्यय विकसित किया। किसने? टर्मन ने किया। इसका व्याख्या है, बुद्धि मापन के लिए बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू का उपयोग सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक टर्मन ने किया। बुद्धि लब्धि व्यक्तियों या बालकों के मानसिक विकास या बुद्धि को व्यक्त करने वाला एक ऐसा निरपेक्ष मान है, जिसकी सहायता से उसके कुशाग्र, सामान्य या मंद बुद्धि वाला होने का पता तो चलता ही है, साथ ही साथ उसकी तुलना अन्य बालकों या व्यक्तियों से सरलता से की जा सकती है। अगला है, बुद्धि लब्धि क्या है? तो मानसिक आयु, मानसिक बुद्धि लब्धि जो है मानसिक आयु है। अगला है, बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या है? तो मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु गुने 100 होता है। माने मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु गुने 100 होता है बुद्धि लब्धि निकालने की फॉर्मूला। ऐसे इसका व्याख्या में है कि बुद्धि लब्धि बराबर होता है मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु या कालानुक्रमिक, मतलब रियल में कै वर्ष का हो गया 100 आयु गुने 100, यानी बुद्धि लब्धि समानुपात है मानसिक आयु का। इसके बाद है, अगला है, बुद्धि लब्धि के संबंध में क्या सत्य है? तो बुद्धि लब्धि के संबंध में इसका आंसर सी है, कालानुक्रमिक आयु से संबंधित से व्युत्क्रमी संबंधित है। यानी बुद्धि लब्धि के संबंध में क्या सत्य है? तो कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधित है। अगला है, बीने साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है किस चीज का? तो सामान्य बुद्धि का। बीने साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है सामान्य बुद्धि का। बीने साइमन परीक्षण द्वारा सामान्य बुद्धि का मापन किया जाता है। अगला है, भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए किया जाता है? भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन के लिए किया जाता है? तो आंसर सी है, यानी बुद्धि के मापन के लिए किया जाता है। व्याख्या में है कि वर्ष 1953 में प्रोफेसर चंद्रमोहन भाटिया द्वारा भाटिया बैटरी परीक्षण का प्रयोग व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में किया गया था। इस बुद्धि परीक्षण के 5 बौद्धिक उप परीक्षण क्रम कोह का ब्लॉक टेस्ट, पास एलांग टेस्ट, आकृति निर्माण टेस्ट, तत्कालिक स्मृति टेस्ट एवं तस्वीर निर्माण टेस्ट है। यह भाटिया बैटरी ऑफ परफॉर्मेंस टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस भी कहलाता है। अगला है, बुद्धि मापन की भाटिया बैटरी परीक्षण में है क्या है? 5 उप। अभी से पहले देखिए, 5 उप परीक्षण है। भाटिया परीक्षण बैटरी में सम्मिलित है। क्या सम्मिलित है? तो 5 उप परीक्षण सम्मिलित है। स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण मापन करता है। स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण मापन करता है किस चीज का मापन करता है? तो वो भी बुद्धि का मापन करता है। स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण बुद्धि का मापन करता है। यह संज्ञानात्मक क्षमता के 5 कारकों तरल तर्क शक्ति, ज्ञान, मात्रात्मक तर्क शक्ति, दृश्य स्थानिक प्रसंस्करण तथा कार्य स्मृति का मापन करता है।
अगला है, किस बुद्धि लब्धि स्तर का बालक सामान्य बुद्धि वाला कहलाता है? तो 90 से 109 IQ वाला क्या सामान्य बुद्धि वाला कहलाता है, और 70 से कम जो होता है वो जड़ बुद्धि वाला कहलाता है। इसका व्याख्या है हम क्या इसमें दिया हुआ है कि बुद्धि लब्धि की सीमाएं और प्रतिशत और वर्ग, जैसे क्या कितने प्रतिशत किस तरह के बच्चे हैं। जैसे यहाँ है 130 से अधिक जिसका IQ होता है, जो वो 2% है और प्रतिभाशाली कहलाता है। 130 से अधिक बुद्धि लब्धि वाला मात्र 2% लोग हैं, और यह प्रतिभाशाली यानी जीनियस कहलाता है। इसके बाद 121 से 130 के बीच वाला जो होता है वो 7% है, यह प्रखर बुद्धि यानी सुपीरियर कहलाता है। इसके बाद 111 से 120 बुद्धि लब्धि वाला जो 16% है, और यह तीव्र बुद्धि वाला कहलाता है। तीव्र बुद्धि वाला ने एवं एवरेज वाला कहलाता है। इसके बाद 91 से 100 के बीच वाला जो बुद्धि लब्धि वाला है वो 50% लोग है, और सामान्य बुद्धि का होता है, एवरेज। इसके बाद 81 से 90 वाला जो होता है, 81 से 90 IQ वाला वह 16%, उसकी संख्या वह मंद बुद्धि का होता है, वह मंद बुद्धि का होता है। इसके बाद है 71 से 80 जो होता है वो 7% और अल्प बुद्धि वाला होता है, और 71 से कम वाला जो होता है वो 2% है और जड़ बुद्धि वाला कहलाता है। 71 से कम जड़ बुद्धि वाला कहलाता है, यानी 71 से 80 वाला अल्प बुद्धि वाला, और 71 से कम जो भी होता है जड़ बुद्धि वाला इडियट या इडियट बेवकूफ़ कहलाता है। इसके बाद है, इसके नीचे है कि अतः 90 से 109 बुद्धि लब्धि स्तर वाला बालक सामान्य बुद्धि वाला कहलाता है। अगला है, जिन बालकों की बुद्धि लब्धि, इसके बाद खाली स्थान है, साधारण उन्हें मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखते हैं। तो क्या होगा, वो 70 से कम जिसका होता है उसे जड़ बुद्धि वाला यानी मानसिक न्यूनता ग्रसित श्रेणी में रखते हैं उसको। जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 70 से कम है, साधारणतः उन्हें मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखते हैं। कौन सी बुद्धि लब्धि स्तर मंद बुद्धि वाले बच्चों को प्रशिक्षण योग बुद्धि लब्धि का स्तर कहलाता है? तो 70 से कम वाला होता है। यहाँ दिया हुआ 80 से 90 बुद्धि लब्धि स्तर मंद बुद्धि वाले बच्चे की, हाँ यहाँ था 80 से 90, 81 से 90 जो मंद बुद्धि वाला कहलाता है। 81 से 90 वाला जो होता है वो 16% संख्या और मंद बुद्धि वाला होता है। वही पूछा जा रहा है कि 81 से 90 बुद्धि लब्धि मंद बुद्धि वाले बच्चों को प्रशिक्षण योग बुद्धि लब्धि स्तर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, टर्मैन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि का बालक माना जाता है। क्या माना जाता है? तो वो सामान्य बुद्धि वाला माना जाता है। टर्मैन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि का वाला बालक माना जाता है, सामान्य बुद्धि वाला। इसके अगला है, टर्मैन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि का बालक सामान्य बुद्धि वाला बालक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी? तो सिरिल बर्ट ने दिया। पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दिया? तो सिरिल बर्ट ने दिया। फिर अगला है, इसका व्याख्या में है, पिछड़े बालक वे होते हैं जो अपनी आयु स्तर की कक्षा से एक सीढ़ी नीचे की कक्षा का कार्य करने में भी असमर्थ होते हैं। पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा सिरिल बर्ट ने दिया। एक बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष है, शारीरिक आयु 10 वर्ष है, उसका बुद्धि लब्धांक कितना होगा, माने IQ कितना होगा? तो इसका फॉर्मूला होता है मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु। तो मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु 12 बट्टे वास्तविक आयु 10 है। मानसिक आयु 12 है, मानसिक आयु कितना है? 12 है, वास्तविक आयु 10 वर्ष है, और गुने 100। तो काटेंगे इसको, 10 मरतबे कट जाएगा, 12 दाही 120 हो जाएगा। तो 120 हो जाएगा। तो यही है, एक बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष है, शारीरिक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि मतलब IQ इतना होगा। तो IQ बराबर होता है मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु बट्टे गुने 100 होता है। यही है बुद्धि लब्धि यानी IQ, इसको IQ बोलते हैं, इंटेलिजेंट कॉन्शियंट
तो मानसिक आयु बट्टे शारीरिक आयु गुने 100 बुद्धि लब्धि 12/10 गुने 100, 10 से 10 कटाया है, 10 से 100 काटे हैं, 12×120 हुआ है। इसके बाद है 16 वर्षीय बच्चा है। 16 वर्षीय मतलब वास्तविक आयु 16 वर्षीय एक बच्चा है। बुद्धि लब्धि की परीक्षा में 75 अंक प्राप्त है, यानी IQ उसका जो है 75 है, IQ 75 है, अंक प्राप्त करता है। उनकी मानसिक आयु ज्ञात करना है। तो फिर वही IQ बराबर क्या होता है, IQ बराबर होता है मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु। तो IQ दिया हुआ है 75, 75 बराबर IQ बराबर मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु। तो मानसिक आयु ऊपर में निकालना है, तो लिखेंगे मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु। वास्तविक आयु यहाँ दिया हुआ 16 वर्ष, 16, और इसको क्रॉस गुना करेंगे इसको, तो मानसिक आयु गुने 1 बराबर मानसिक आयु हो जाएगा। अब बराबर मानसिक आयु बराबर, अब 75 में 16 से गुना कर देंगे, तो 75 में 16 से इसको काटा गया है, 75 में 16 से गुना किया गया है गुने 100, यानी मानसिक आयु IQ बराबर होता है मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु गुने 100। तो IQ 75 दिया हुआ है, 75 बराबर मानसिक आयु मालूम नहीं है, तो मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु 16 है और गुने 100 है। तो इसको हम काटेंगे, तो इसको काटेंगे, इसको 4 चौका 16 और 25 चौका 100, इसको काट दिए। 25 से इसको काटेंगे, 25 तिहाई 75। अब मानसिक आयु कितना हो जाएगा, 3 गुने 4, क्रॉस गुना करेंगे इसको, इस कोण से कोण, इस कोण से इस कोण, तो मानसिक आयु गुने 1, तो मानसिक आयु हो गया, और 3 गुने 4, तो 4 से 12 हो गया, तो वही 12 हो गया। यही है बुद्धि लब्धि हुआ मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु गुने 100। तो 75 यहाँ दिया हुआ है IQ, मानसिक आयु बट्टे 16 गुने 100, मानसिक आयु यहाँ से निकाले हैं, इसको काट करके 12 वर्ष आया है। फिर है यदि एक बच्चे की मानसिक उम्र 5 वर्ष तथा वास्तविक उम्र 4 वर्ष है, मानसिक है तो IQ क्या होगा, तो IQ बराबर हो जाता है मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु। तो मानसिक आयु 5 वर्ष है, वास्तविक आयु 4 वर्ष है, और गुने 100 हो जाएगा। इसको काटेंगे, 25 से कटेगा, 25 पंचे 125, 125 हो जाएगा, तो 125 हो जाएगा। यही बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु गुने 100। तो मानसिक आयु था 5 वर्ष, वास्तविक आयु 4 वर्ष, और गुने 100 काटेंगे, 4 से 25 मतलब कट जाएगा, और 25 में 5 से गुना किया तो 125 हुआ। फिर है एक बालक की वास्तविक आयु 12 वर्ष है और मानसिक आयु 15 वर्ष है। फिर मानसिक आयु 15 वर्ष, तो उसकी बुद्धि लब्धि, तो IQ बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पहले मानसिक आयु, तो मानसिक आयु 15 वर्ष, वास्तविक आयु 12 वर्ष, और गुने 100 होता है। काटेंगे इसको, 4 से काटेंगे तो 4 तिहाई, और 4 से काटेंगे 4 25 ही 25 मतलब कट गया। 3 से 5 मतलब कटेंगे, 3 5 15, 25 पंचे 125, 125 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। बुद्धि लब्धि बने IQ बराबर मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु गुने 100, तो 15 बट्टे 12 गुने 100, 125 हो गया। फिर अगला क्वेश्चन, एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष है, वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि। फिर IQ, तो मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु, यानी 12 बट्टा 10 गुने 100, 10 से काटेंगे, 12 दाई 120 हो जाएगा, 120C हो जाएगा। इसके बाद है 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, मानसिक आयु 8 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितना होगा, 5 वर्ष, वास्तविक आयु 5 वर्ष है, मानसिक आयु 8 वर्ष है, तो उसकी IQ निकालना है। तो मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु, तो 8 बट्टे 5 गुने 100, 5 से काटेंगे, इसका 20 हो जाएगा, 20 पंचे 100, 20 अट्ठे 160, 160 हो गया, जीनियस से ऊपर हो गया। आगे है इसका यही है बुद्धि लब्धि, मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु गुने 100, 8 बट्टे 5 गुने 100, 160 हुआ। एंड बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला होता है मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु गुने 100 होता है। इसके बाद सेकेंड चैप्टर है भाषा और विचार। भाषा और विचार से संबंधित कुछ क्वेश्चन है, लैंग्वेज एंड थॉट इसका क्वेश्चन है। तो इसका प्रथम क्वेश्चन है कि भाषा क्या है। तो भाषा जो है हमारी विचार प्रक्रिया, हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है। भाषा जो है हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है। भाषा के माध्यम से मनुष्य अपने विचार को प्रकट करता है।
जिससे दूसरे व्यक्ति प्रभावित होता है, इसलिए भाषा हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है। अगला है भाषा और खाली स्थान। खाली स्थान और खाली स्थान एक उत्तम साधन, 3 खाली स्थान है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। भाषा पढ़ने, लिखने और संप्रेषण, यहाँ पढ़ना होगा, लिखना होगा और संप्रेषण, तो भाषा जो है पढ़ने, लिखने और संप्रेषण का एक उत्तम माध्यम है। भाषा पढ़ने, लिखने और संप्रेषण का एक उत्तम साधन है, अतिरिक्त स्थान का पढ़ने, लिखने और संप्रेषण होगा। कक्षा में एक बच्चों में भाषा कौशल का विकास किस क्रम में होना चाहिए? तो इसका सुनना, पहले सुनना चाहिए, फिर बोलना चाहिए, फिर पढ़ना चाहिए, फिर लिखना चाहिए। भाषा कौशल के विकास क्रम में सुनना यानी श्रवण, बोलना यानी मौखिक अभिव्यक्ति, पढ़ना यानी पठन और लिखना यानी लेखन भाषा के 4 कौशल माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, लिखित भाषा में अक्षर ध्वनियों के दृश्य प्रतीक होते हैं। सामान्यतः आकृतियों व ध्वनियों का संबंध सुस्थिर तथा सार्वभौम होता है। इसका आंसर डी है, पूर्णतः सत्य है, इसका लिखा हुआ है। भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण किस पर बल देता है? तो है अनुकरण पर बल देता है। भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण अनुकरण पर बल देता है। इसका व्याख्या है कि भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण अनुकरण पर बल देता है, अतिरिक्त स्थान पर अनुकरण होगा। फिर है खाली स्थान है, इसका आंसर ए है, नहीं बी है, आंसर इसका बी है। 18 से 24 महीना की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देता है। यानी 18 1.5 वर्ष से 2 वर्ष के बच्चा जो होता है, अधिकांश बच्चे जो होता है शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों को बोलना शुरू कर देता है। 18 माह से 14 माह की आयु के आयु में बच्चा लगभग 250 शब्द सीख लेता है और छोटे छोटे वाक्यों को बोलने के लिए शब्दों को जोड़ना आरंभ कर देता है। 2 से 3 वर्ष की आयु में बच्चा व्याकरण युक्त भाषा सीखने लग जाता है। सामान्य बुद्धि बालक प्रायः किस अवस्था में बोलना सीख जाते हैं? सामान्य बुद्धि बालक प्रायः जो बच्चा सामान्य बुद्धि का होता है वह बच्चा किस अवस्था में बोलना सीख जाता है? तो वह 34 माह में बोलना सीख जाता है। सामान्य बुद्धि बालक प्राय 34 माह की अवस्था में बोलना सीख जाता है। दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है, 100 शब्द हो जाता है। दूसरे वर्ष के अंत में तक शिशु का शब्द भंडार 100 हो जाता है। दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार लगभग 100 शब्द हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत भाषा के उद्भव और विकास से संबंधित है? तो है डिंग डांग सिद्धांत। तो निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत भाषा के उद्भव और विकास से संबंधित है? वह डिंग डोंग सिद्धांत है। व्याख्या में है कि मानव की प्रथम भाषा इशारों की भाषा थी, जिसे मनोवैज्ञानिकों में देह भाषा यानी बॉडी लैंग्वेज कहा जाता है। उसके बाद उसके गुर्राहट जैसे स्वरों का प्रयोग करना शुरू किया और धीरे धीरे वह मौखिक भाषा का प्रयोग करने लगा। इसे भाषा की उत्पत्ति की डिंग डोंग सिद्धांत भी कहते हैं, डिंग डोंग थ्योरी कहते हैं। भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। क्या नहीं है? तो सी अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत, ए नहीं है। तो है क्या क्या? तो अनुबंधन का सिद्धांत है, अनुकरण का सिद्धांत और परिपक्वता का सिद्धांत है। भाषा विकास के मुख्य सिद्धांत है अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, परिपक्वता का सिद्धांत। इससे स्पष्ट है कि अतिरिक्त शक्ति सिद्धांत का संबंध भाषा विकास से नहीं है। चॉम्स्की के अनुसार भाषिक क्षमता जन्मजात होती है। चॉम्स्की के अनुसार भाषिक क्षमता जन्मजात होती है। चॉम्स्की के अनुसार भाषा के व्यवहार की क्षमता मनुष्य की जन्मजात प्रवृत्ति है, मानव मस्तिष्क की अंतर्निहित क्षमता है। उनके अनुसार मन भाषा के तत्वों को संशोधित करके नियमों में बांधता है, निर्धारित करता है और उसके पश्चात हम इस भाषा का अर्जित करते हैं। चॉम्स्की भाषा की सृजनात्मकता पर विशेष बल देते हैं। इनमें से कौन सा मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंध है? कौन मनोवैज्ञानिक है जो भाषा विकास से संबंधित है? तो चॉम्स्की है। इनमें से किस पद्धति का उपयोग करते हुए हकलाने की समस्या से निपटा जा सकता है? तो है प्रवर्धित वाक्य के माध्यम से
हकलाने की समस्या को दूर किया जा सकता है। प्रवर्धित वाक्य, हकलाने की स्थिति से निपटने के लिए ऐसे बालक को देर तक बोलने या लंबे समय तक भाषण देने का अवसर देना चाहिए जिससे अपनी वाक्य स्थिति में सुधार कर सके। यह क्रिया प्रवर्धित वाक्य यानी प्रोलॉन्ग्ड स्पीच कहलाती है। अनुकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम शिशु अनुकरण करता है। किसका? शब्दों का। अनुकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम शिशु अनुकरण करता है शब्दों का। व्याख्या में है, अनुकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम शिशु शब्दों का अनुकरण करता है। ध्वनि पहचान व विभेद करने एवं ध्वनि उत्पन्न करने में समर्थ होने पर बालक ध्वनियों का सार्थक उपयोग करके शब्दों व वाक्यों की रचना का अनुकरण करता है। यह भाषा की मौखिक अभिव्यक्ति अर्जित करने का क्रम है। अगला है, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? तो है प्रारंभिक बाल्यावस्था। यानी भाषा की अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? तो प्रारंभिक बाल्यावस्था है। भाषा के विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय प्रारंभिक बाल्यावस्था का समय होता है, क्योंकि इसी काल में बालक दूसरे की भाषा सीखता है तथा शब्द भंडार का निर्माण जैसी प्रक्रियाओं का आत्मसात करता है। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर भाषा का आकलन करने में सर्वाधिक सहायक है। क्या है? तो नाटक का मंचन। नाटक का मंचन प्राथमिक स्तर पर भाषा का आकलन करने में सर्वाधिक सहायक है नाटक का मंचन। प्राथमिक स्तर पर भाषा का आकलन करने में सर्वाधिक सहायक नाटक का मंचन है। अगला क्वेश्चन है, भाषा शून्य में विकसित नहीं होती। भाषा शून्य में विकसित नहीं होती। इसका शैक्षिक निहितार्थ है कि भाषा सीखने के लिए सामाजिक अंतःक्रिया अनिवार्य है। भाषा सीखने के लिए सामाजिक अंतःक्रिया अनिवार्य है। इसका व्याख्या है, भाषा शून्य में विकसित नहीं होती। इसका शैक्षिक निहितार्थ है कि भाषा सीखने के लिए सामाजिक अंतःक्रिया अनिवार्य है। अगला है, भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। कौन है? पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन। भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन। व्याख्या में कि भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन है। प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि है। कौन है? तो बच्चों को भाषा का प्रयोग करने के विविध अवसर देना। प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि है बच्चों को भाषा का प्रयोग करने के विविध अवसर देना। प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने का सर्वश्रेष्ठ विधि बच्चों को भाषा का प्रयोग करने के विविध अवसर देना है। बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है, क्योंकि यह प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगी। बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है, क्योंकि यह प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगी। इसकी व्याख्या है कि मातृभाषा शिक्षण विकास के लिए आवश्यक है। इसी कारण विश्व के सभी देश मातृभाषा के महत्व को समझते हुए इसी माध्यम से शिक्षा देने का प्रयोजन करते हैं, क्योंकि बच्चे अपने आसपास के वातावरण के बारे में जल्दी सीख जाते हैं। अगला है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम बच्चे की मातृभाषा होनी चाहिए। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम बच्चे की मातृभाषा होनी चाहिए। अगला है, भाषा में अर्थ का सबसे छोटी इकाई है। क्या है? वह स्वनिम होता है। स्वनिम। भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई स्वनिम है। स्वनिम शब्द संस्कृत भाषा की स्वन धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है ध्वनि या आवाज करना। यह भाषा की लघुतम अखंड इकाई है। स्वनिम के लिए ध्वनिग्राम, स्वनग्राम आदि शब्द भी प्रयुक्त होते हैं। अंग्रेजी में इसे फोनीम कहते हैं। हिंदी में 35 केंद्रीय व्यंजन स्वनिम है, जैसे थ, फ, च स्वनिम ध्वनियां है। इसी तरह रूपिम भाषा की लघुतम अर्थवान इकाई है। अगला है, बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो है ध्वनिग्राम है। बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई है ध्वनिग्राम। थ, फ, च ध्वनियां है। क्या है? वो है स्वनिम है।
भाषा का वह घटक जो ध्वनि की गति के अनुक्रम संचालन एवं उसकी रचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है उसे क्या कहते हैं? उसे स्वर विज्ञान कहते हैं। भाषा का वह घटक जो ध्वनि की गति के अनुक्रम संचालन एवं उसकी रचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है उसे स्वर विज्ञान कहते हैं। अंतिम क्वेश्चन है, सांस्कृतिक विलंबना का प्रत्यय दिया था, यानी किसने दिया था? सांस्कृतिक विलंबना का प्रत्यय दिया था, यानी किसने सांस्कृतिक विलंबना का प्रत्यय दिया? तो ये आंसर है ऑगबर्न एवं निमकॉफ ने। ऑगरबर्न होगा, ऑगबर्न एवं निमकॉफ ने सांस्कृतिक विलंबना का प्रत्यय दिया, यानी किसने दिया? तो ऑगरबर्न एवं निमकॉफ ने। तो इस तरह से लगभग 50 क्वेश्चन था, 24 एक पार्ट से और 26 एक पार्ट से, यानी 50 क्वेश्चन था जो बहुत ही महत्वपूर्ण था। फिर इससे आगे अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।